सोचिए, एक ऐसा नाम जो 2 दशकों तक मतलब 20 साल तक भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक पहेली बना रहा। एक ऐसा आदमी जिसकी कोई ढंग की तस्वीर तक नहीं थी, लेकिन उसके नाम का खौफ वो पूरे बस्तर के जंगलों में गूंजता था। तो सवाल ये है कि आखिर भारत का सबसे खौफनाक नक्सली था कौन? देखिए, सवाल सुनने में तो बहुत सीधा है, पर इसका जवाब हमें देश के सबसे खूनी संघर्षों में से एक की बिल्कुल गहराई में ले जाता है। हम बात कर रहे हैं माडवी हिडमा की। और अब वो मर चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 2 दशकों तक जो एक लंबा थका देने वाला तलाशी अभियान चला, वो अब खत्म हो चुका है। भारत का सबसे वांटेड नक्सली कमांडर अब जिंदा नहीं है। तो चलिए इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, हिडमा की मौत सिर्फ एक एनकाउंटर की खबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये नक्सली आंदोलन के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा, एक निर्णायक मोड़ भी साबित हो सकता है। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? बात है 18 नवंबर 2025 की। जगह थी आंध्र प्रदेश का मारेदुमिल्ली जंगल। वहां सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ हुई और इस ऑपरेशन में हिडमा, उसकी पत्नी राजे और 4 दूसरे नक्सली मारे गए। ये पूरा ऑपरेशन एक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया एक तलाशी अभियान था। लेकिन ये जो खूंखार कमांडर था ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। उसकी कहानी को अगर सच में समझना है तो हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, उस वक्त में जब वो सिर्फ एक आम सा साधारण सा लड़का था। आपको पता है, हिडमा का असली नाम संतोष था। संतोष। उसका जन्म हुआ था 1981 में सुकमा के पूर्ववर्ती गांव में। वो मुरिया आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता था और यही लड़का आगे चलकर भारत के सबसे कुख्यात, सबसे बदनाम माओवादी कमांडरों में से एक बना। उसका बचपन आप सोच भी नहीं सकते कितना साधारण था। ये लड़का संतोष मुश्किल से 5वीं या 7वीं क्लास तक ही पढ़ पाया। उसके बाद परिवार के साथ खेती किसानी में हाथ बटाने लगा। तो सवाल यही उठता है कि एक किसान का बेटा इतना खूंखार, इतना खतरनाक आखिर बना कैसे? और बस यहीं से उसकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यहीं से संतोष के हिडमा बनने का सफर शुरू हो जाता है। एक ऐसा सफर जो उसे नक्सली आंदोलन के बिल्कुल टॉप तक ले गया। और उसका ये जो उदय था ना, वो हैरान करने वाली तेजी से हुआ। सोचिए, सिर्फ 16-17 साल की उम्र में वो नक्सली गतिविधियों में शामिल हुआ और कुछ ही समय में पीएलजीए की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली बटालियन का हेड बन गया। बात यही नहीं रुकी। 2010 आते आते तो उसे सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी में भी जगह मिल गई। अब ये एक ऐसी उपलब्धि थी जो बस्तर के किसी आदिवासी के लिए लगभग अनसुनी सी बात थी। लेकिन उसका ये उदय अपने पीछे तबाही और खून खराबे का एक बहुत लंबा रास्ता छोड़ गया। तो अब बात करते हैं उन वजहों की जिनके कारण हिडमा का नाम आतंक का दूसरा नाम बन गया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे क्या कहती थी जानते हैं? सबसे खतरनाक और खौफनाक गुरिल्ला कमांडर। वो उसे सिर्फ एक कमांडर नहीं मानती थीं। और ये टैग उसे यूं ही नहीं मिला था। ये मिला था उसकी क्रूर रणनीतियों और घात लगाकर बेरहमी से हमला करने की उसकी क्षमता की वजह से। उस पर 26 से भी ज्यादा बड़े सशस्त्र हमलों को लीड करने का आरोप था। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि उसकी कमांड में कितनी ज्यादा हिंसा हुई। उसके कुछ सबसे बदनाम हमलों की बात करें तो 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, और फिर 2013 का दरबा घाटी हमला, जिसमें कई वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं समेत बहुत से लोग मारे गए। इन हमलों ने ना पूरे देश को सच में झकझोर कर रख दिया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सरकार के लिए कितना बड़ा सिरदर्द, कितना बड़ा खतरा बन चुका था। उसके सर पर पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम था। 1 करोड़। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सालों तक उसकी कोई पुख्ता पहचान ही नहीं थी। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास उसकी कोई भरोसेमंद तस्वीर तक नहीं थी। वो एक तरह से एक अदृश्य दुश्मन था और इसी रहस्य ने उसे एक ऐसा मिथकीय किरदार बना दिया था जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता था। अब वापस उसकी मौत पर लौटते हैं, क्योंकि यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। उसकी मौत को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग, एक दूसरे से एकदम उलट दावे सामने आए। तो देखिए, यहाँ 2 अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ सुरक्षा बलों का दावा है कि हिडमा एक सीधी मुठभेड़ में मारा गया,
वहीं दूसरी तरफ माओवादी संगठन का आरोप है कि ये एक फेक एनकाउंटर था। उनका कहना है कि हिडमा को पहले जिंदा पकड़ा गया और उसके बाद मार दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि हिडमा के जाने के बाद क्या, उसकी मौत के बाद क्या बदला, इसका असर नक्सली आंदोलन पर और उस पूरे इलाके पर आखिर कैसा पड़ा? पहली बात तो ये कि हिडमा की मौत से बस्तर, झारखंड और ओडिशा में माओवादी नेटवर्क को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जाहिर है, इससे सरकार के नक्सलवाद को खत्म करने के टारगेट को भी एक बूस्ट मिला, जिसकी डेडलाइन 30 नवंबर 2025 रखी गई थी। और तो और ऐसी भी खबरें आने लगी हैं कि कई दूसरे कमांडर अब सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं। और जमीनी स्तर पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। हिडमा का अपना गांव पूर्ववर्ती, जो कभी नक्सलवाद का सेंटर माना जाता था, वहां अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उसकी मौत के बाद पैदा हुए पावर वैक्यूम में सरकार और सुरक्षा बलों ने विकास के काम शुरू किए हैं। अब वहां स्कूल खुल रहे हैं, हेल्थ क्लासेस लग रही हैं, मतलब बदलाव आ रहा है। और देखिए, उसकी कहानी हमें एक बड़ी बात भी सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे गरीबी, कम पढ़ाई लिखाई और अशांत इलाकों के हालात मिलकर एक साधारण से नौजवान को देश के लिए सबसे बड़े सुरक्षा खतरों में से एक में तब्दील कर सकते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, हिडमा की मौत भारत के नक्सलवाद के खिलाफ जो दशकों पुरानी लड़ाई चल रही है, उसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक खूंखार कमांडर का खात्मा नहीं है, बल्कि इस पूरे संघर्ष के एक चैप्टर का, एक अध्याय का अंत हो सकता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या यह सिर्फ एक आदमी का अंत है या फिर एक पूरे युग का? और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हिडमा जैसे और लोगों को पैदा होने से रोकने के लिए क्या सिर्फ गोलियां ही काफ़ी हैं? खैर, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।